Hello, very good morning, Nehal. Am I audible to all? आवाज आ रही है कि भाई मेरी एम आई ऑडिबल? यस सर। हम्म। ठीक है। तो कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था यहाँ पे छोटा सा कि भाई एक्सपेक्टेशन गैप क्या है। ठीक है, वो हम लोग थोड़ा सा वापस पढ़ लेते हैं। शुभ, आप नहीं थे ना क्लास में? यस सर। हाँ, तो वो मैं कल की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा ना, जो हम लोगों का चैनल है उसके ऊपर, तो वो देख लेना वहां से लेक्चर। ठीक है। ओके सर। तो अभी मैं थोड़ा सा ही पढ़ा रहा हूँ वापस, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था और फिर उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब एक्सपेक्टेशन गैप का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशन गैप का मतलब हो गया कि भाई ऑडिट में आपसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है। निहाल, आई एम ऑडिबल? आपने शायद दो दो डिवाइस से लॉगिन कर रखा है। सर वन से ही कर रखा है, वो लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करा। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सपेक्टेशन गैप के बीच का मतलब क्या होता है कि भाई जो लोग इंटेंडेड यूजर हैं बेसिकली, जिन लोगों को, जो लोग इंटेंडेड यूजर हैं, ठीक है, जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे ऑडिटेड, तो जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, अब ऑडिट की किसने? वो तो ऑडिटर नहीं करी है ऑडिट तो। ठीक है, अब आपकी कुछ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है, जो सिर्फ आपको पता है वैसे ना, और उनको तो नहीं पता, वो तो कॉमन मैन है। तो आपकी कुछ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं ऑडिट करने को लेकर के। अब इंटेंडेड यूजर जो है, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा है, वो ये सोच रहा है पर्सन कि एक अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट हो गई है, तो ये एब्सोल्यूट अश्योरेंस है। क्या है ये एब्सोल्यूट अश्योरेंस? किस चीज का एब्सोल्यूट अश्योरेंस है ये? कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इज देयर इज नो फ्रॉड एंड एरर्स। ठीक है, किसी तरह का कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, ये वो एक्सपेक्टेशन लगा रहा है। जबकि ऐसा है नहीं। हमारी ऑडिट, हम ऑडिटर हैं, ऑडिट करते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई? कि हम लोगों को कैसा अश्योरेंस प्रोवाइड करना होता है? रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करना होता है ना भाई? हमारा जो ISA 200 है, वो ISA 200 क्या कह रहा है कि भाई आपकी जिम्मेदारी बस इतनी सी है कि आपको रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करना है, इसके बियॉन्ड आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ठीक है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है हमारे इंटेंडेड यूजर की, कि आप जो ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट करने के बाद जो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, वो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी तरह का कोई फ्रॉड एंड एरर नहीं होगा। दे विल बी फ्री फ्रॉम, दे विल बी 100% फ्री फ्रॉम ऑफ मिस स्टेटमेंट्स एंड ड्यू टू अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर्स। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन गैप कहते हैं। ठीक है। आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस सर। ठीक है, शुभ, क्लियर है? बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं आगे की इसमें कि भाई ऐसा है क्यों, वैसे ना देयर आर सर्टेन लिमिटेशन, कि भाई व्हाट व्हाट इज द रीजन बीइंग कि सर हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे भी नहीं सकते। ये भी समझना पड़ेगा कि सर ये बात तो सही है कि हम, हमें ये बताया गया है कि आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने की। बट ऐसा है क्योंकि हमें एब्सोल्यूट अश्योरेंस हम देने के लिए मना किया गया है, या हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जब इतनी 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 पढ़ाई करके ये लोग हमको इतना डिटेलिंग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और उसके बाद भी अगर हम किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हैं और हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते, तो फिर इतना सब कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही क्या है ना? तो उसकी वो चीज हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों नहीं है। तो नाउ देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑन द ऑडिट, वो हम देख लेते हैं। भाई इसका रीजन ये है कि भाई पहली चीज तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें सब्जेक्टिव मैटर्स होते हैं और जजमेंटल मैटर्स होते हैं। ठीक है। अब आप सब्जेक्टिव एस्टिमेट और जजमेंटल मैटर्स से क्या मतलब समझते हो? तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे बनाने,
सीखे ना बनाने, बनाए बनाए। 12th 11th क्लास से आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीख लिया था, सीखा नहीं सीखा, क्या छोड़ो। यस सर। ठीक सीखा। है, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीख गए। अब मेरे को एक बात बताओ, जब आप अकाउंटिंग करते हो तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं विच आर ओनली एस्टिमेशन बेस्ड, विच आर ओनली बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट? ठीक है, होते हैं क्या ऐसे कोई मैटर्स? बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ कि हाँ से 11th से हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो क्या हमने अकाउंटिंग में ऐसे मैटर्स इंक्लूड करे हैं? अकाउंटिंग में हमने ऐसे कोई मैटर देखे, सुने, समझे? यस सर। एग्जाम्पल? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के अलावा? इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, हाँ कुछ हद तक सही है। ठीक है, प्रोविजंस, है ना? प्रोविजंस भी तो क्या है, एस्टिमेशन ही है एक तरीके का। यस सर। ठीक है, चाहे आप डेप्रिसिएशन की बात करते हो, आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो गए, ठीक है, आपके प्रोविजंस हो गए, ये सब हैं क्या अल्टीमेटली? ये सब एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन ऑफ लॉस। मशीनरी कितना काम करेगी, एस्टिमेशन उस चीज का है ना। डेप्रिसिएशन निकाला तो क्या किया, एक एस्टिमेशन किया कि भाई हमारा एसेट कितने लॉन्ग टाइम तक काम करेगा। तो ये एस्टिमेशन है, दे आर बेस्ड ऑन फ्यूचर, है ना, फ्यूचर पे बेस्ड है कि भाई फ्यूचर में क्या होता है उसके ऊपर है ये दो चीज। ठीक है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये चीज है। तो अब क्या होता है कि वो सब्जेक्टिव एस्टिमेट्स और जजमेंटल मैटर्स हैं, उनको 100% वेरीफाई नहीं किया जा सकता। कर सकता है क्या कोई भी पर्सन वेरीफाई उनको 100%? ये बताओ, कर सकते हैं क्या हम लोग 100% वेरीफाई इस तरह की चीज को? यस सर। नहीं कर सकते ना। तो इस दिस बीइंग द रीजन, इसलिए हम कभी एब्सोल्यूट एश्योरेंस है, दिस इज द फर्स्ट रीजन, दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, कि बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड सब्जेक्टिव एस्टिमेट्स एंड जजमेंटल मैटर्स, वी कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑफ द। ठीक है, अब उसके अलावा क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, वो इंफॉर्मेशन सही पहुंचे उसके लिए मैनेजमेंट ने क्या बनाए हैं, मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल्स बनाए हैं, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे ना आगे। अभी के लिए तो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेसिकली समरी ऑफ द अकाउंटिंग, तो यहां जो भी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दिस इंफॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय some procedures, those are called as internal कंट्रोल। ये इंफॉर्मेशन बेटा यहां से पास होकर के जाती है। ठीक है, अब ये जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, ये इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि भाई फ्रॉड एंड एरर्स को प्रिवेंट करना और डिटेक्ट करना और करेक्ट करना, इन इंटरनल कंट्रोल्स का काम होता है। ठीक है, छोटी सी अगर कोई गलती हो गई हमसे, तो इंटरनल कंट्रोल क्या करेगा, इंटरनल कंट्रोल उस गलती को पकड़ेगा, उसको रोक, पहली बात तो इंटरनल कंट्रोल उसको होने से ही रोकेगा, अगर हो गई है तो उसको डिटेक्ट करेगा और उसको करेक्ट करेगा। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन पास हो रही है वो इंटरनल कंट्रोल से जा रही है इंफॉर्मेशन, और फिर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो अब ऑडिटर को क्या देखना है, ऑडिटर को ये देखना है कि भाई ये इंटरनल कंट्रोल अपना काम अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा। अगर ये इंटरनल कंट्रोल अपना काम अच्छे से कर रहा होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो साफ सुथरी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, वो सही इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। ठीक है, तो ऑडिटर किसके ऊपर रिलाय कर रहा है, ऑडिटर रिलाय कर रहा है इंटरनल कंट्रोल पे, कि हाँ भाई इंटरनल कंट्रोल ने अपना अच्छा काम किया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो रिफ्लेक्ट सही इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन ये जरूरी है क्या कि इंटरनल कंट्रोल ने अपना काम 100% किया होगा? इंटरनल कंट्रोल की भी तो अपनी खुद की कमियां हो सकती हैं, ये भी तो बात है। ये सोचो, आया ना? हो सकता है, नहीं हो सकता, आया ना, ये सुनो। यस सर। ठीक है, तो यस आप सर। 100% इन इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिप्लाई नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते।
ठीक है, तो आपको फिर भी जो है थोड़ी सी होशियारी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, और आपको अपना काम करना पड़ेगा। हम 100% इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, उसकी खुद की अपनी इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। क्योंकि ऑडिटर जब ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपना ओपिनियन देता है, तो बहुत ज्यादा हैविली रिलाई वो इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर करता है। तो खाली इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई करके हम ये नहीं बोल सकते कि भाई एब्सोल्युटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कैसा ओपिनियन फ्रेम करके देते हैं, एक रीजनेबल अश्योरेंस के ऊपर बेस्ड ओपिनियन फ्रेम करके देते हैं। ठीक है, क्लियर आ गया समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. First point says, first limitation says the financial statement includes subjective estimates. Second says the internal controls have their own inherent limitations. Third, कई बार हम लोगों को मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। भाई हर चीज का एक्सप्लेनेशन, आपका हर चीज का एविडेंस नहीं हो सकता। आपने कोई बात पूछी, अब आपके पास उसका कोई दूसरा अदर सोर्स नहीं है एविडेंस का, तो आपने मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन मांगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई देखो ये हम ये लिख के दे रहे हैं कि ये बात सही है, तो आपको उसी रिप्रेजेंटेशन पे रिलाय करना पड़ेगा। देखो वी आर ऑडिटर्स, वी आर नॉट सीआईडी। है ना, देखा है सीआईडी, देखा है टीवी पे आप लोगों ने, जो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कोई केस को, तो वो बाल की खाल तक जो है वो निकाल के लेकर के आते हैं। तो हम सीआईडी तो है नहीं, वी आर दी ऑडिटर्स। हाँ, है ना, यस हम। Yes, sir. तो हमें हमारे Yes, sir. हमारे क्लाइंट ने किसी चीज, कोई ट्रांजैक्शन हुआ, कोई भी बात ऐसी हुई जिसका कोई अदर एविडेंस अगर अवेलेबल नहीं था, तो हमने क्लाइंट से एक रिप्रेजेंटेशन मांग लिया कि भैया आप रिप्रेजेंटेशन दे दो। से फॉर एग्जांपल कोर्ट में कोई केस चल रहा है, अब उस केस के बारे में आपके पास ज्यादा डिटेल्स नहीं है, आपने उनके एडवोकेट से बात कर ली, तो भी उन्होंने, हमें पर जब कोई अच्छे एविडेंसेस नहीं मिले, वी आस्क फॉर द रिप्रेजेंटेशन कि भैया आपको क्या लग रहा है, तो उन्होंने दे दिया लिख करके। तो अब ये बहुत सारे मैटर्स में तो हमको रिलाय सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पे ही करना पड़ रहा है मैनेजमेंट के, तो हम कैसे 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दें कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। आया समझ में, क्लियर यहाँ पे, यस और नो? Yes. ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला कि एविडेंस हमेशा ज्यादातर परसुएसिव होते हैं, कंक्लूसिव नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो फर्क है वो आपको समझना पड़ेगा। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब समझते हो क्या होता है? व्हाट इज कंक्लूसिव एविडेंस? सुनिए, टर्म सुनिए आप लोगों ने। कंक्लूसिव एविडेंस सुना है, टर्म सुना है बेटा यहाँ पे? No, sir. ठीक है, अब मैं आपको मतलब समझाता हूँ कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब। कंक्लूसिव मतलब कंक्लूड, टू कंक्लूड, एन एविडेंस दैट कंक्लूड्स। ठीक है, इसका मतलब हो गया एन एन एविडेंस दैट कंक्लूड। कंक्लूसिव का है ना, परसुएसिव का मतलब ये नहीं होता। ठीक है, कंक्लूसिव का मतलब होता है एन एविडेंस दैट कंक्लूड। किस चीज को कंक्लूड करेगा? कंक्लूड अ फैक्ट। ठीक है, जब आप ऑडिट कर रहे हो तो आपके सामने बहुत सारे फैक्ट हैं, अब वो फैक्ट सही है या नहीं है, तो तथ्य आपके सामने आ गया, अब आपको देखना है कि ये तथ्य सही है या नहीं है, ये फैक्ट सही है नहीं सही है। तो आप वो कैसे डिटरमिन करोगे कि ये फैक्ट सही है नहीं सही है? यू विल आस्क फॉर एविडेंस। है ना, ये ट्रांजेक्शन हुआ, चलो भाई ये ट्रांजेक्शन अगर हुआ है तो उस चीज का सबूत ला करके दो कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, यू विल आस्क फॉर द एविडेंसेस। ठीक है, अब वो एविडेंस जो आपको मिला है, वो एविडेंस कितना अच्छा एविडेंस है, बेस्ड ऑन दिस एविडेंस आप ये बोलोगे कि भाई ये फैक्ट जो है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब जैसे से फॉर एग्जांपल मैं नेल की एज पूछी, नेल अभी आपकी एज क्या है जैसे बताओ चलो? 21. 21। तो नेहल अगर आपने मुझे ये एज बताई है 21, ठीक है, इट इज अ फैक्ट कि नेहल की एज 21 है, बेस्ड ऑन योर स्टेटमेंट। Yes, sir. आपने एक मुझे स्टेटमेंट दे दिया कि सर मेरी एज 21 है, तो अभी तो मेरे पास बस स्टेटमेंट है, नाउ आई नीड टू वेरीफाई। ठीक है, मुझे एविडेंस की रिक्वायरमेंट है ये कंक्लूड करने के लिए कि भाई आपकी एज जो है वो 21 है या नहीं है। अब बताओ ये कैसे होगा? एविडेंस Birth क्या है? certificate. आपने मुझे दे दिया बर्थ सर्टिफिकेट।
अब बर्थ सर्टिफिकेट के बाद देखने के बाद क्या कोई डाउट रह जाएगा कि आपकी एज 21 नहीं है या नहीं है? कोई डाउट नहीं रह गया, खत्म हो गया डाउट, कंक्लूड हो गया ये फैक्ट यहाँ पे यस कि सर। भाई आपकी एज जो है यहाँ पे 21 है। तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो इस तरीके का फैक्ट एविडेंस था जिसने ये कंक्लूड कर दिया कि आपकी एज 21 है। ठीक है, तो एक ऐसा एविडेंस जो किसी फैक्ट को कंक्लूड कर दे ना, उसके ऊपर कोई डाउट ना छोड़े, ऐसे एविडेंस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? कंक्लूसिव एविडेंस कहते हैं। आया समझ में? पहली बात तो कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब क्या होता है, यस और नो? यस सर। ठीक है, शुभ समझ में आई बात यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं कि लेकिन जब Yes, आप sir. ऑडिट की बात करते हो तो ऑडिट के अंदर मेजरली आपके पास जो एविडेंसेस होते हैं वो कंक्लूसिव नहीं होते हैं। ठीक है, वो परसुएसिव होते हैं। अब परसुएसिव का एविडेंस का मतलब क्या होता है? जो आपको परसुएड करे। ठीक है, जो फैक्ट को कंक्लूड नहीं कर रहा, सिर्फ आपको परसुएड कर रहा है, सिर्फ आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है ये मानने के लिए कि ये फैक्ट सही है। ठीक है, फैक्ट इज करेक्ट, वो सिर्फ आपको परसुएड कर रहा है, वो सिर्फ आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, वो कंक्लूड नहीं कर रहा है फैक्ट को, वो सिर्फ आपको कह रहा है कि हाँ भाई आप ये मानो कि ये फैक्ट जो है वो सही फैक्ट है। ठीक है, अब ये कैसे, इसका सर्टेन एग्जांपल क्या है? अब इसको मैं चेंज कर देता हूं यहां पे। से फॉर एग्जांपल सर्टेन ट्रांजेक्शन हैज बीन डन। ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन हुआ और वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपके सामने ऑडिट करने के लिए आया। ठीक है भाई, अब वो ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है? से फॉर एग्जांपल कोई भी हम लोग ट्रांजेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एक सेल हुई है। ठीक है, एक सेल हुई, से फॉर एग्जांपल कितने की सेल हुई है ये? 5 लाख की सेल हुई। तो अगर सेल हुई है 5 लाख की, फिर से ये फैक्ट है बेटा, हाँ या ना? इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट। आप ऑडिट कर रहे हो और आपके सामने एक ट्रांजेक्शन है जो ये कह रहा है कि 5 लाख रुपए की सेल हुई है, इट इज अ फैक्ट और नॉट? हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको प्रूव कैसे करोगे? इसके लिए एविडेंस क्या अवेलेबल है आपके पास कि आप तो ऑडिटर हो, आप तो उस वक्त थे नहीं जब सेल हुई होगी, ये तो क्लाइंट कह रहा है भाई सेल हुई है। तो सेल अगर हुई है तो इसका एविडेंस क्या अवेलेबल है यहाँ पे? Invoice. इनवॉइस है। ठीक है, अब दो एविडेंस, एक जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में लिया, बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, और एक एविडेंस इनवॉइस। ठीक है, अब इनमें से ये बताओ कि जैसे जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में फैक्ट को स्टेब्लिश कर दिया था बर्थ सर्टिफिकेट ने, क्या इनवॉइस इस फैक्ट को स्टेब्लिश कर सकता है, क्या कंक्लूड कर सकता है कि ये सेल हुई है या नहीं हो सकती, या फिर ये सिर्फ आपको मानने के लिए इन्फ्लुएंस कर लेगा कि हाँ भाई ये जो है सेल हुई होगी? ये बताओ, क्या दोनों एविडेंस बराबर की रिलायबिलिटी रखते हैं या कहीं ना कहीं दोनों के अंदर फर्क है? ये बताओ, आप फर्क है खुद सर से कॉमन बिल्कुल। सेंस लगा के बताओ कि सर एक जगह तो सिर्फ एक सिंपल सा इनवॉइस है और एक जगह पे बर्थ सर्टिफिकेट है, दोनों अलग अलग फैक्ट्स को स्टैब्लिश करने के लिए लिए गए एविडेंसेस हैं। कौन सा एविडेंस की रिलायबिलिटी ज्यादा है, किस एविडेंस पे को कंसीडर करने के बाद डाउट नहीं रहता है? क्या इनवॉइस वो एविडेंस है जिसको देखने के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, या बर्थ सर्टिफिकेट वो एविडेंस है जिसको देखने के बाद डाउट नहीं रहेगा? बताओ भाई, अपना अपना दिमाग लगाओ उसमें। बर्थ Birth सर्टिफिकेट। बर्थ certificate. सर्टिफिकेट। तो इनवॉइस ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो कंक्लूड कर दे किसी फैक्ट को। ठीक है, ये सिर्फ आपके माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन हुआ होगा, मैं इस बात को मान लेता हूं, बट इससे कोई फैक्ट यहाँ पे क्या नहीं हो जाता, कंक्लूड नहीं हो जाता। तो ऐसे एविडेंसेस जिनके लिए, ऐसे फैक्ट जिनके लिए ऐसे एविडेंसेस अवेलेबल हैं जो कि कंक्लूड कर दें किसी बात को, तो वो तो कंक्लूसिव एविडेंस होता है। लेकिन ऑडिट के ड्यूरेशन में ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए आपके पास उस तरीके के एविडेंसेस अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, आपके पास ऐसे एविडेंसेस होते हैं क्योंकि आपको इन्फ्लुएंस कर लेंगे, आपको परसुएट कर लेंगे मानने के लिए, बट दे आर नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। तो हम सिर्फ परसुएसिव एविडेंस के
को देख करके एब्सोल्यूट अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर मेरे पास हर चीज का कंक्लूसिव एविडेंस होगा ना, तो मैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस दूंगा। लेकिन मेरे पास हर चीज का ऑडिट के अंदर कंक्लूसिव एविडेंस अवेलेबल नहीं है। सिर्फ कैसे एविडेंसेस अवेलेबल है बेटा, यहाँ पे परसुएसिव एविडेंसेस ही अवेलेबल है। क्लियर ही समझ में आई बात यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, ये फर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हमारी लिमिटेशंस हैं ऑडिट की, दिस बीइंग द रीजन हम लोग एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते। ठीक है, और लास्ट जो इन्होंने बोला है कि भाई हम सारे ट्रांजेक्शन टेस्ट नहीं करते हैं, है ना, सारे ट्रांजेक्शन्स आप लोग कर भी नहीं सकते हो चेक। ये बात मैंने शुरू में भी बताई थी ऑडिट में। हम सिर्फ सैंपलिंग करते हैं। कोई 1000 ट्रांजेक्शन हुए तो सारे हजार हजार ट्रांजेक्शन हम लोग चेक करने थोड़ा ना बैठेंगे, एक एक ट्रांजेक्शन। तो हम उनमें से कुछ यहाँ पे रैंडम बेसिस पे कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया यहाँ पे? तो लिमिटेशंस Yes, क्या sir. क्या हो गई ऑडिट की आपकी, कि भाई एक तो सर पहली बात ये कि भाई जो हमारी अकाउंटिंग है, इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, इट इज बेस्ड ऑन जजमेंट। पहली चीज तो सर ये दिक्कत हो गई है। दूसरी चीज क्या हो गई है कि हम जिन इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिलाय करते हैं उनकी खुद की अपनी इनहेरेंट लिमिटेशंस है। तीसरा, कई बार एविडेंसेस के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। उसके अलावा सर जो हमारे पास एविडेंस अवेलेबल होते हैं वो कंक्लूसिव नहीं होते हैं, ज्यादातर वो पर्सुएसिव एविडेंसेस होते हैं। और एक बड़ा रीजन ये है कि हम सारे ट्रांजेक्शन टेस्ट नहीं करते हैं, सारे बैलेंसेस को टेस्ट करके नहीं देखते हैं, हम सिर्फ एक सैम्पलिंग बेसिस पे काम करते हैं। दिस बीइंग द रीजन हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो जो ऊपर हमने पढ़ा वो ISA 200 के अंदर उसको इतना स्पेसिफिकली नहीं दे रखा है। जो ISA 200 के अंदर लैंग्वेज है वो इन्होंने ये ब्लॉक वाले फॉर्म में दी है। लिमिटेशंस में इन्होंने बोला है कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ऐसा है जहां पे मैनेजमेंट का जजमेंट यूज होता है बहुत ज्यादा। दिस बीइंग द रीजन हम 100% उसको नहीं दे सकते। जो हमने एस्टिमेशन वाली बात ऊपर इन लोगों ने समझाई, ठीक है, हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स के नेचर ऐसे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट। हमारा ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर ऐसा है कि भाई क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करके सिर्फ उनसे इंफॉर्मेशन ही मांग सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप ऑडिट करोगे किस किस इंफॉर्मेशन की ऑडिट करेंगे हम लोग, ये बताओ। आपको इंफॉर्मेशन दी किसने, वो सारी की सारी? कौन देगा आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो इन्होंने यहाँ पे बात करी? Business. आपका क्लाइंट ही आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा ना। अकाउंटिंग तो वही कर रहा है, अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको वही प्रोवाइड कराएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही प्रोवाइड कराएगा, कोई क्लैरिफिकेशन दिए। तो अल्टीमेटली आपका तो काम पूरी तरीके से डिपेंडेंट है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी ये क्लाइंट ने। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि इंफॉर्मेशन पूरी हो, वो फॉल्सिफाइड हो सकती है। तो इस वजह से हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स के जो नेचर है वो इस तरीके के हैं, बेस्ड इस चीज के ऊपर है कि भाई इंफॉर्मेशन क्या आपको प्रोवाइड करी जा सकती है। तो हम 100% अश्योरेंस नहीं कर सकते। एंड द टाइमलीनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द रिलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। एक बड़ी बात यह है कि ऑडिटर खुद उस टाइम पे नहीं होता है जब ट्रांजेक्शन हो रहा होता है। ऑडिटर का रोल तो कब चालू होगा, कब चालू होगा ऑडिट का रोल? स्टार्ट हो गया पीरियड 1 अप्रैल को, खत्म हो गया पीरियड 31 मार्च को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बने? 31 मार्च। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके 31। ऑडिट कब चालू होगी? 31 मार्च। तो एक्चुअली जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन हो रहा था वहां पर ऑडिटर अवेलेबल नहीं था। ये ट्रांजैक्शन हुआ, इसका एविडेंस भी अभी क्रिएट हुआ। ये एविडेंस वो देखेगा कब? आफ्टर 13 मार्च। तो इस एविडेंस की जो वैल्यू है, इस इंफॉर्मेशन की जो वैल्यू है, वो समय के साथ क्या होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है। और ऑडिटर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता कि एक्चुअली में पास्ट में ये कोई ट्रांजेक्शन इस तरीके से, क्योंकि अभी बताया ना CID नहीं है भाई आपको। उसके बाद तो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो क्लाइंट ने एविडेंस लाके देख लिया, वो मान लिया उसने, बस इतनी सी बात है। आगे समझ में बेटा, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ये चीजें, ठीक है। एक छोटा सा है यहाँ पे रिव्यू एंगेजमेंट से कई बार हम लोगों के पास जो काम आता है वो सिर्फ ऑडिट के लिए नहीं आता। आपको जरूरी नहीं है हर जगह जाकर के ऑडिट करनी है, ठीक है। ऑडिट में जब हम करते हैं तो वो किस तरीके का एंगेजमेंट इन लोगों ने बोला है वहां पे, इट इज एंगेजमेंट फॉर रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, तो जब आप ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो रीजनेबल अश्योरेंस के लिए कर रहे हो। लेकिन कई बार क्लाइंट को इतनी जरूरत नहीं होती कि भैया हमको रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए,
तो वो आपको रीजनेबल अश्योरेंस देने के लिए एंगेज नहीं करता है, सिर्फ रिव्यू करने के लिए एंगेजमेंट करता है। क्या करने के लिए एंगेजमेंट करता है? रिव्यू करने के लिए। ठीक है, तो आपको ऑडिट जितना काम नहीं करना होता है, ये एक लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट होता है जहां पे हम लोग थोड़ा कम काम करते हैं। जनरली ऐसा वो लोग कराते हैं जिनको या तो रिक्वायर्ड नहीं होती। भाई बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होंगे, बहुत सारी ऐसी एंटिटीज होंगी, मैं यहाँ पे टर्म ना बिजनेस कम यूज करूंगा, एंटिटी यूज करूंगा, क्योंकि ऑडिट कराने की जरूरत ये नहीं है सिर्फ बिजनेसेस को ही है, कोई भी एंटिटी हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी एंटिटीज होती हैं जो आर नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, कि भाई आपको ऑडिट करानी करानी है। छोटी जो ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है, छोटे जो बिजनेसेस हो गए, तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। कुछ ऐसी छोटी एंटिटीज होती हैं, कुछ और दूसरी एंटिटीज हो सकती हैं, तो वो लोग उतना डिटेल में नहीं चाहते कि भाई हमारी ऑडिट हो। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको एंगेज करते हैं अपने साथ, बट वो सिर्फ रिव्यू के पर्पज से एंगेज करते हैं कि भाई हमने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है उनको एक बार आप रिव्यू कर लीजिए, उतना डिटेल में ऑडिट मत कीजिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे ये बात? Yes, sir. ठीक है, तो जो आपको प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं वो आप अब जैसे हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं, उनमें से एक प्रोसीजर होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, तो आप जो रिव्यू करते हो उसमें जो मेजरली जिस प्रोसीजर्स का यूज लिया जाता है उन प्रोसीजर्स को हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमारी जो एब्सोल्यूट अश्योरेंस के लिए अगर एंगेज हुए तो वहां पर नहीं करते एनालिटिकल प्रोसीजर, बट ज्यादा रिलाय हम लोग रिव्यू एंगेजमेंट में हम लोग मेजरली इन्हीं प्रोसीजर्स का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ इंक्वायरीज आप करोगे, ये सब काम है। और जो अश्योरेंस रिपोर्ट होती है, जैसे मैंने समझाया, वो एक नेगेटिव अश्योरेंस रिपोर्ट होती है, वो पॉजिटिव अश्योरेंस रिपोर्ट नहीं होती है। सिंपल सी बात। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, इसका भी अपना एक स्टैंडर्ड है, ISRE 2400 करके। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट 2400। The objective of a review of a financial statement is to perform primary inquiry and analytical procedure to enable the practitioner to conclude whether anything has come to their attention that caused them to believe that the financial statement are not prepared in material respect। तो यहाँ पे आपको इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करना होता है, जिससे कि आप ये कंक्लूड कर सकें कि भाई आपके अटेंशन में, आपके ध्यान में ऐसी कोई चीज नहीं आई है जिससे आपको ये अविश्वास हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल रिस्पेक्ट में प्रिपेयर नहीं किए गए। सो इट इज स्टार्टिंग विद सम नेगेटिव स्टेटमेंट कि भाई मेरे को, मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं आया। तो सिर्फ फॉर एग्जांपल कि आप करोगे कैसे मोटा मोटा काम, कि भाई आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो आपने कहा कि चलो एक एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं। तो अब एनालिटिकल प्रोसीजर का एग्जांपल क्या है? आपने अपने क्लाइंट से इंक्वायरी करी कि भाई आपके एम्प्लॉयज कितने हैं। उसने बोला मेरे 12 एम्प्लॉयज हैं। उसने कहा आप एवरेज सैलरी कितनी देते हो उनको? तो उसने बोला सर 10-12 हजार रुपये एवरेज सैलरी देते हैं। तो हमने कहा चलो 12 हजार रुपये पकड़ लेते हैं। तो महीने का सैलरी कितना हुआ मंथ का? कितना हो गया बताओ ना? अरे मैथ्स मेरे को नहीं आती, तुम लोग, मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ, मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ाता। अकाउंट्स और मैथ्स में बच्चों से कराता हूँ। कितना होता है 12 × 12,000 महीने भर का? 1,44,000। साल का कितना हो गया? 1,44,000 इंटू 12 कितना हो गया साल का? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार, इतना क्या अकाउंट्स पढ़ रहे हो तुम लोग? 12 लाख, 12 लाख और 40,000 इंटू 12 कितना हो गया? 17 लाख। 17 लाख 28,000। 28,000, ये हो गया एवरेज सैलरी एक साल की। हो गया ना भाई? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए उसने, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 25 लाख रुपए। ठीक है, तो आपने एक एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया, आपके हिसाब से लगभग लगभग एवरेज सैलरी 17.5 लाख रुपए की होनी चाहिए। अब लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 25 लाख रुपए सैलरी है। ठीक है, तो आपका डाउट जाएगा कि भाई ऐसा क्यों है? जाएगा नहीं जाएगा? तो आप उससे और फर्दर इंक्वायरी कर सकते हो। तो आप जो काम करोगे वो सिर्फ इसी तरीके से करोगे। आपने इस तरीके की कंपैरिजन या प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए। अब जैसे मेरे को ये लग रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई मेरे अटेंशन में ऐसा कुछ आया है जिससे मुझे लग रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे आर नॉट प्रिपेयर्ड इन मटेरियल रिस्पेक्ट।
अब मान लो कि भाई एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 18 लाख या 19 लाख लिखा होता तो मैं बोलता हाँ ठीक है, एवरेज से इतना डेविएशन होना कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये ठीक है, बट मैं जाकर के हर एक चीज चेक नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड हो। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो आपके लिमिटेड रिव्यू, लिमिटेड एश्योरेंस के एंगेजमेंट होते हैं वो आप करते हो। अच्छा, एक इन्होंने यहाँ पे ना कंसेप्ट बताया स्टीवर्डशिप का, क्या कंसेप्ट होता है ना, डिफरेंस इन लोगों ने यहाँ पे बताया। तो ये हम लोग समझ लेते हैं। देखो, कंपनी जो इनकॉर्पोरेशन करने का क्या मतलब है। आपने किसी बिजनेस को इनकॉर्पोरेट कर दिया, इस बात का क्या मतलब है, समझा है? कंपनीज एक्ट पढ़ा आप लोगों ने यहाँ पे? पढ़ा नहीं पढ़ा कंपनीज एक्ट अभी तक? बिजनेस को इनकॉर्पोरेट कर दिया, इसका क्या मतलब है? क्यों पढ़ा आपने? स्टार्ट कर दिया बिजनेस। क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया इनकॉर्पोरेट। इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया इनकॉर्पोरेट मतलब ये नहीं होता। बिजनेस तो आप इनकॉर्पोरेट नहीं भी होगा तो भी स्टार्ट कर दोगे। कल से मेरी इच्छा है एक दुकान खोलता हूँ, बाहर बैठा चालू कर दिया, चालू हो गया बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब इनकॉर्पोरेट करना नहीं है। इनकॉर्पोरेट करने का मतलब है बिजनेस को एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी देना। क्या देना? एक आर्टिफिशियल पर्सन की आइडेंटिटी देना। इट इज टर्म्ड एज इनकॉर्पोरेशन। ये फर्क होता है ना। तो बिजनेस इनकॉर्पोरेट, तो आप बिजनेस दो तरीके से करते हो, जहां पे आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हो या आप उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते हो। तो जब तक आपका बिजनेस इनकॉर्पोरेट नहीं होगा, आपका और आपके बिजनेस में लीगली, कानूनी तरीके से कोई फर्क नहीं है। आप और आपका बिजनेस एक ही व्यक्ति हो, एक ही पर्सन हो। लेकिन जैसे ही आप अपने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट कर लेते हो, वो एक अलग व्यक्ति की तरह देखा, पहचाना, रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसको एक लीगल पर्सन मानते हैं हम लोग। जो भी कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं ना सब हमारे देश के अंदर, जैसे कि रिलायंस है, टाटा है, आइडिया है, वोडाफोन है, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, amazon है, जोमेटो है, स्विगी है, जितने दिमाग में आपके नाम आ रहे हो, जितनी भी कंपनीज हैं, जब कंपनी बनाई तो इसका मतलब बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। जब जैसे जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया विभाग से, उस दिन आपके बिजनेस का जन्म हो गया। एक पर्सन बॉर्न हो गया। वहां पे उस पर्सन को दिखता नहीं है, उसको महसूस नहीं किया जा सकता, उससे बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारा कानून उस कंपनी को, उस बिजनेस को एक पर्सन के फॉर्म में देखता है। उसको हम लोग लीगल पर्सन कहते हैं। ठीक है भाई, आगे समझ में यहाँ पे बात? यस। ठीक है। अब यस सर। जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, दे विल बिकम द शेयर होल्डर्स टू द कंपनी। अब वो पर्सन है, आप जो हो, अगर मैं उस बिजनेस को संभाल रहा हूं तो अब वो उसको हम लोग पर्सन ही मानते हैं ना। तो वो पर्सन खुद से एक्ट नहीं कर सकता, खुद से बोल नहीं सकता, उसको कोई दिमाग नहीं है। तो उसके लिए एक्ट कौन करेगा? उस कंपनी के डायरेक्टर्स उसके लिए एक्ट करेंगे, है ना भाई? कौन करेगा एक्ट उसके लिए? डायरेक्टर। डायरेक्टर्स करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो कि अपंग है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसके लिए जो लोग एक्ट कर रहे हो उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है ना भाई? आपको मैं एक ऐसे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूंगा जो भाई ना तो बोल सकता है ना कुछ कर सकता है, लेकिन उसके लिए काम आपको करना है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ना कि भाई यार मैं एक ऐसे पर्सन के लिए एक्ट कर सकता हूँ जो खुद से बोल नहीं सकता, खुद से सोच नहीं सकता। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेटर है या नहीं है? यस सर। क्यों है? क्योंकि उसके रिसोर्सेज आप संभाल रहे हो। उस कंपनी के खुद के अपने रिसोर्सेज है, खुद का पैसा है, खुद के एसेट्स हैं, खुद का बिजनेस है, तो आप उसके लिए काम कर रहे हो। तो वो डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली उनकी बड़ी ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड फाइनेंशियल, इन्होंने बोला है कि भाई इनकॉर्पोरेशन के फॉलोइंग इम्प्लीकेशन है। जैसे ही कंपनी को बन जाती है, उसका एक लीगल डिस्टिंक्शन हो जाता है, बिजनेस और बिजनेस इटसेल्फ अलग व्यक्ति हो जाते हैं। ठीक है। आप बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर को अपने आप को एक अलग करने का मौका मिल गया है। ठीक है। मैनेजर्स की जरूरत होती है। इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर बट लीड टू पोटेंशियल सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट।
अब यहाँ पे ऐसा किया क्यों जाता है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि बिजनेसेस में बहुत ग्रेटर लाइबिलिटीज हो सकती है ना, बहुत सारा लाइबिलिटी, बहुत सारा बड़ा बिजनेस है, करोड़ों रुपए का उधार हो सकता है। तो जो ओनर्स होते हैं वो नहीं चाहते कि भाई इतना उधार मैं पर्सनली अपने ऊपर लेकर के करूं, दिस बीइंग द रीजन वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, भैया मेरा कुछ नहीं है, जो है कंपनी का है, प्रॉफिट है तो कंपनी का है प्रॉफिट, लॉस है तो कंपनी का है लॉस। ठीक है, उधार लिया तो कंपनी ने उधार लिया, एसेट लिया तो कंपनी ने एसेट लिया। तो एक केस के बाद जिस दिन आई एम ओनली अ डायरेक्टर शेयर होल्डर कंपनी, आई हैव टेकन शेयर्स टू द कंपनी, इतनी मेरी जिम्मेदारी, जो कैपिटल मैंने दे दिया, कल को अगर उधार ज्यादा हो गया तो कंपनी को डिसॉल्व कर दो, जो एसेट है बेच दो, जो पैसा है वो डूबेगा, जिसका भी है, मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इस पर्पस के लिए जो है, आम आदमी क्या करता है जब बिजनेस करता है, तो ये सोचता है मैं कंपनी फॉर्म में बिजनेस करूं। आ रही मेरी बात समझ में बेटा यहाँ पे, यस और नो? जल्दी बताओ, हाँ है ना? हालांकि अभी हम लोग इस कंसेप्ट को नहीं पढ़ रहे हैं कंपनी के, वो आप कंपनी एक में पढ़ेंगे जाकर के कि भाई कंपनी, तो इन डेप्थ आपको ये चीज बताएंगे। अभी मैं सिर्फ पर्पस ऑफ नॉलेज आपके साथ ये चीज शेयर कर रहा हूँ कि हाँ भाई, ठीक है, आया समझ में, क्लियर यहाँ तक, यस और नो? यस सर। यस अब सर। होता क्या है कि जैसे कोई कंपनी फॉर्म हो गई ना, तो इस कंपनी में पैसा लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, इन्वेस्टर्स, जिनको बेसिकली हम लोग शेयर होल्डर्स बोलते हैं, है ना? अब सारे शेयर होल्डर्स कंपनी का मैनेजमेंट संभालते भी नहीं है। ठीक है, जो कंपनी का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, डायरेक्टर्स बोलते हैं कंपनी का। ठीक है, अब बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी संभाल भी नहीं रहे, जो संभाल रहे हैं वो डायरेक्टर्स हैं, दोनों के बीच में एक फर्क है, शेयर होल्डर्स ने सिर्फ अपना पैसा दिया एंड दे वांट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर वेल्थ, उनको चाहिए भी भाई बिजनेस इस तरीके से करो जिससे कि पैसा मैक्सिमाइज हो। अब डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी को संभाल रहे हैं, दे वांट देयर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, उनको अपने एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स चाहिए। ठीक है, इनको अपना शेयर्स बढ़ाने, दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट और शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट दोनों कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय को सैलरी ज्यादा दोगे तो प्रॉफिट कम होगा ना, सैलरी ज्यादा दोगे तो, यस और नो? यस सर। तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ अल्टीमेटली कम कम हो रही है, शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट में से पैसा ज्यादा जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, दोनों का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग होता है। तो जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी वेल्थ सैलरी बोनसेस और अदर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से बढ़ाना चाहते हैं, इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और कम होती है, और प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो शेयर होल्डर्स को नुकसान होगा। दिस बीइंग द रीजन, कंपनी को संभालने वाले लोग जो होते हैं उनका इंटरेस्ट कंपनी के शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है, मतलब उल्टा इंटरेस्ट होता है। तो अब यहां पर एक सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, जिसकी वजह से ऑडिट कराना जरूरी है। ठीक है, ऑडिट का काम क्या होगा, ऑडिटर का काम होगा, बेसिकली डायरेक्टर्स के लिए काम नहीं कर रहा, वो बेसिकली शेयर होल्डर्स के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो खुद तो आ नहीं सकते, तो शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया है उस पैसे का सही इंफॉर्मेशन उनको पहुंचाना कि हम भी तुम्हारे पैसे का सही यूज ये लोग कर रहे हैं, और आपको इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, इसलिए हमारी ऑडिट करानी ज्यादा होती है। आया समझ में, क्लियर है यहाँ पे? यस। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का मतलब पूछा है, सिंपल छोटी छोटी टर्म्स है, क्या होता है अकाउंटेबिलिटी का मतलब, होता है कि आपको आपके एक्शंस के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके, रिस्पॉन्सिबल आपको करा जा सके, इट इज कंसिडर्ड एज अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है भाई, काम किसने किया, अगर हुआ तो उसकी तारीफ करो, नहीं हुआ तो उसको गाली दो, है ना? पर ये पता होना चाहिए ना गाली किसको देनी है, नाम किसको देना है ना? होना चाहिए, नहीं यस। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? जल्दी बताओ। होना चाहिए। होना चाहिए ना। अब ये जो तुम बात कह रहे हो, इट इज कंसीडर्ड एज अकाउंटेबिलिटी। अब जब तुम्हारे घर के पास सड़क बनी, अब सड़क बनी उसे फिर खोद दिया दूसरे विभाग वालों ने, अब तुम्हें चिढ़ तो मच रही है कि यार ये क्या तरीका है। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि अकाउंटेबिलिटी का पता नहीं चल रहा कि इस चीज के लिए अकाउंटेबल कौन है, मैं किसको तो गाली दूं, तो हम तो कॉमनली सरकार को गाली दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारी जो पूरी गवर्नेंस है सरकार की, उसमें एक बड़ा जो डिफिकल्ट है वो है अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट, जो है ही नहीं साला हमारे यहाँ पे, हमारे देश में। ठीक है, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट की बात करते हो, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हो, तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करके रखी जाती है।
ठीक है। तो जो कंपनी को चला रहे होते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। ये इन्होंने यहाँ पे समझाया, इतनी सी बात है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एक चैप्टर है पूरा जिसके अंदर इन्होंने अकाउंटेबिलिटी के कंसेप्ट को, एजेंसी मतलब एक ऐसा रिलेशन जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहा है, उसको एजेंसी कहते हैं। इतना ही बहुत है बस। ठीक है ना, एक ऐसा रिलेशन जहां पे वन पर्सन इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, ऐसे रिलेशन को हम लोग एजेंसी का रिलेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें दो पर्सन होते हैं, है ना, एक आपका एजेंट है और एक आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल वो पर्सन है जो खुद काम नहीं कर रहा है, एजेंट वो पर्सन है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है ना, ये सुन लो। यस सर। अब कंपनी और डायरेक्टर्स में एजेंट कौन है और प्रिंसिपल कौन है, बताओ जल्दी। कंपनी और डायरेक्टर्स, कंपनी भी अभी मैंने बताया ना एक लीगल पर्सन है, तो कंपनी और डायरेक्टर्स के केस में प्रिंसिपल कौन है और एजेंट कौन है, प्रिंसिपल कंपनी कंपनी एजेंट प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कंपनी है ना, वेरी गुड। और डायरेक्टर्स आपके एजेंट होते हैं कंपनी के। ठीक है, नेक्स्ट इन लोगों ने स्टीवर्डशिप का मतलब बताया। स्टीवर्डशिप का मतलब एक ऐसा रिलेशन जहां पे एक पर्सन को कुछ सामान की जिम्मेदारी रखने के लिए छोड़ा गया है। जैसे कि मानो एक गोडाउन है, अब इस गोडाउन के अंदर बहुत सारा सामान पड़ा है और इस गोडाउन के बाहर एक गार्ड बैठा है जिसके पास उस गोडाउन की चाबी है। द पर्सन इज कंसिडर्ड एट स्टीवर्ड। अब इसकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि इन गुड्स का ध्यान रखे, यस और नो। यस सर। ठीक है, ये गुड्स इसके नहीं है, दीज आर दी प्रॉपर्टी ऑफ सम अनदर पर्सन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल टेक केयर ऑफ रिसोर्सेज, स्टूवर्ड इज अ पर्सन एंट्रस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ अनदर पर्सनस प्रॉपर्टी। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये जो पर्सन है और ये जो पर्सन है आपस में एक ऐसे रिलेशन में जिसको हम लोग फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, द रिलेशनशिप वेयर पर्सन हैज अ ड्यूटी टू केयर टुवर्ड्स समवन एल्स इज नोन एज फिड्यूशियरी। फिड्यूशियरी मतलब होता है ट्रस्ट, विश्वास। आपके पास आपके पापा का कोई सामान है, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि उसको अच्छे से रखना, कि घुमा देना, तोड़ देना, है ना, क्या जिम्मेदारी बनती है आपकी, अच्छे से रखना। अच्छे से रखना। क्यों? क्योंकि पापा आपके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं और आप भी अपने पापा पर बहुत विश्वास, तो विश्वास, तो आपके और उनके बीच का रिलेशनशिप जो है वो एक ऐसा रिलेशन है जिसको हम लोग फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स के बीच में भी ऐसा रिलेशनशिप होता है क्योंकि कंपनी के रिसोर्सेज हैं। अब कंपनी तो पर्सन है ना, तो एसेट्स किसके हैं, कंपनी के एसेट्स हैं। इन एसेट्स को कौन संभाल रहा है, डायरेक्टर संभाल रहे हैं। तो कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स के बीच में भी जो रिलेशनशिप होता है, कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के रिसोर्सेज के, कंपनी के स्टीवर्ड्स हैं, और कंपनी और उनके बीच में कैसा रिश्ता है, एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। आया समझ में यहाँ पे, यस और नो। यस सर। ठीक है, तो ये तीन कंसेप्ट पढ़ाने का बस इतना सा ही मतलब था कि भाई ये बताना कि कंपनी के डायरेक्टर्स जो है वो स्टीवर्ड्स हैं कंपनी के, उनका रिलेशनशिप फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है कंपनी के साथ में, कंपनी के एजेंट है वो, और कंपनी के सभी एक्ट्स के लिए अकाउंटेबल हैं, कंपनी के सभी किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार उनके डायरेक्टर्स होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। यस सर। स्टेक होल्डर मतलब समझते हो क्या होता है, शेयर होल्डर नहीं, स्टेक होल्डर पूछ रहा हूँ, शेयर होल्डर नहीं पूछ रहा, स्टेक होल्डर पूछ रहा हूँ। स्टेक होल्डर का मतलब हो गया एनी पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन कंपनी। कोई भी पर्सन जिसका इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर ना, जिसका हित जुड़ा हुआ है, कंपनी के फायदे से मेरा फायदा है सर, कंपनी के नुकसान से मेरा नुकसान है सर, तो आप कंपनी के स्टेक होल्डर बन गए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इन्वेस्टर ही हो कंपनी के या शेयर होल्डर ही हो। अगर मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं तो उसके फायदे नुकसान से मेरा फायदा नुकसान है या नहीं है, ये बताओ। है। क्रेडिटर्स हो गए, कस्टमर्स भी हो गए, इवन सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को आपसे टैक्स लेना है। आप कंपनी के क्रेडिटर, तो आपने भी ये उधार दे रखा है उसको, डेटर हो, जो भी है जैसा भी है, तो अगर
किसी भी तरीके से आपका इंटरेस्ट कंपनी के साथ जुड़ गया है ना, आप कंपनी के क्या बन जाएंगे, स्टेक होल्डर बन जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, चैप्टर अपना खत्म हो गया है। ये आप कल चैप्टर पढ़ के आओगे तो फिर हम इसमें कुछ सर्टेन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ पे? यस सर। शुभ, समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब कल चैप्टर पढ़ के आना ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, है ना? ओके सर। चलिए क्लास खत्म करते हैं, बाय, गुड डे।